रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका सच भी धड़क पर। धन्यवाद। काफी सक्रिय आप छात्र राजनीति में रहे हैं, काफी संघर्षों से भरा आप तक का जीवन रहा है। चाय वाला के फाउंडर आप हैं, सोशल वर्क से भी जुड़े हैं, युवाओं में काफी पहचान है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप हैं। तो किस तरीके से आपका अब तक का सफर रहा है और आगे राजनीति में जाने का विचार कैसे आया? बहुत बढ़िया सफ़र रहा है मनीषा जी। मैं 2014 से छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूँ और एबीवीपी से मैं जुड़ा रहा हूँ। एबीवीपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता मैं रहा हूँ जी। और विद्यार्थी परिषद ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से हम जनता के मुद्दों को लेके, जनता की समस्याओं को लेके कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे उनका निवारण कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं। इसके साथ ही हमने पिछले लगभग 6-7 साल हमने समाज सेवा का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने सेट किया है। हमने एक हेल्पलाइन बनाई और उस हेल्पलाइन में हमने जो भी मुद्दे थे जनता के, समाज के, जहाँ किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, किसी को कोई सोशल हेल्प की ज़रूरत थी, उन मुद्दों को लेके हमने एक हेल्पलाइन बनाई और उस हेल्पलाइन को हमने एक युद्ध स्तर पर चलाया। एक हेल्पलाइन नंबर जो आज भी मेरा नंबर है, उस नंबर को हमने जारी किया और वो एक नंबर ऐसा नंबर हुआ करता था कि लोगों को विश्वास हुआ करता था कि हाँ, हम इस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो हमें यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बचपन से कह सकता हूँ मैं, या छात्र जीवन से कह सकता हूँ कि एक जन सेवा का एक ललक रही है, एक इच्छा रही कि हाँ, हमें करनी है और जितनी कोशिश हो सकती थी, जितनी क्षमता थी, उतनी हमने उसको की भी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा जगी वो वहीं से जगी, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति जो है वो एक सबसे बड़ा मंच है जहां पर आप जनसेवा को एक बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में राजनीति जो एक ऐसा ठर्रा बन गया है जहां पर कुछ परिवार के लोग, या मैं कह सकता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो धन बल, बाहुबल जिनके पास में है, वो सिर्फ उन्हीं तक सीमित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उस राजनीति धर्रे को तोड़ने के प्रयास में मैंने राजनीतिक कदम रखा है कि हाँ, युवा भी जो कोई बाहुबली नहीं है, कोई बहुत अधिक धन बली नहीं है, वो भी राजनीति कर सकता है, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम रख सकता है, बदलाव की इच्छा से जनता के बीच जा सकता है। और कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक हिम्मत है। अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, राजनीति ऐसा क्षेत्र है जो संभावनाओं का क्षेत्र है और संभावनाएं उस तबके के लिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिनका या तो कोई गॉडफादर है या फिर किसी बड़े राजनेता से बहुत अच्छे अच्छे संबंध हैं, या फिर परिवार से कोई राजनीति में उतरता हुआ आ रहा है और अब ऐसा लगे कि हाँ, उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपने अब तक किसी प्रकार के चुनाव में दावेदारी पेश नहीं की है, राजनीति में कोई आपका गॉडफादर नहीं है, तो बड़ी चुनौती सामने आएंगी, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, चुनौतियां तो आएगी और चुनौतियां मेरी हमेशा मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट चॉइस रही है। मुझे बहुत पसंद है जहां चुनौतियां मिलती है जी। और आज तक जिस भी क्षेत्र में मैंने काम किया है वहां पर मुझे चुनौतियां बहुत मिली है और इसीलिए आज जो मेरी पहचान है, जो लोग मुझे जानते हैं रोहित चायवालास के नाम से, इसलिए जानते हैं क्योंकि एक चुनौतियों भरा सफर, एक संघर्ष का एक सफर मैंने पार किया। और कहीं ना कहीं उन चुनौतियों में मैंने अपने आप को साबित किया कि हाँ, हम इस चीज से लड़ सकते हैं, हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मुझे लोग जानते हैं। और रही बात गॉडफादर की, तो यही तो मेरा जो विजन है यही है कि हाँ, राजनीति सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जिनका कोई गॉडफादर है। राजनीति उनके लिए होनी चाहिए जो वास्तविकता में बदलाव करना चाहते हैं। आज भी मैं सुनता हूँ, मैं जाता हूँ मीडिया इंटरव्यूज में और कहीं पर भी जनता के बीच में, तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपका क्या, कौन आपके पीछे है, किसका टैग आप पे लगा हुआ है। मेरे पे किसी का कोई टैग नहीं लगा हुआ है। लोग पूछते हैं आपका क्या चुनावी बजट है। कोई कहता है कि हाँ, आपके जो अपोजिशन में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका 50 करोड़ का बजट है, किसी का 20 करोड़ का बजट है। मैं एक बहुत सिंपल सा एक सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ या करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जनसेवा के लिए तो चुनाव नहीं लड़ता है। और जब जनता को ये पता है कि हाँ, करोड़ों रुपए खर्च करके और एक गॉडफादर के हाथ की वजह से या सहारे की वजह से जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो किन अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनाव लड़ रहा है, किन अपनी मूलभूत अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं, या कह सकते हैं पावर, या जो भी उसको चाहिए अपने लिए, उनके लिए चुनाव लड़ रहा है।
तो करोड़ों रुपए खर्च करके जनसेवा कोई भी नहीं करता है। जनसेवा के लिए अगर आपको किसी को वास्तविकता में चुनना है, बदलाव के लिए अगर आपको किसी को वास्तविकता में चुनना है, तो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक थर्रे को आपको तोड़ना पड़ेगा जी कि हाँ, बिना गॉडफादर के, बिना बाहुबल के, बिना धन बल के कोई व्यक्ति राजनीति में आए, जनता के सिर्फ और सिर्फ जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से, जी तब जाके एक बेहतर लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है और तब जाकर वास्तविकता में बदलाव हो सकता है, विकास हो सकता है। जी ऐसा मैं मानता हूं। तो इसीलिए बिल्कुल रोहित जी, देखिए बिल्कुल आप सफल हों, यही हमारी कामना भी रहेगी। लेकिन दौसा विधानसभा क्षेत्र से आप बीजेपी का टिकट चाहते हैं और आप रहने वाले भी वहीं के हैं। हाँ। दौसा की पॉलिटिक्स में अब तक हमने देखा है कि जातिवाद के सहारे लोग यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। चुनौतियां ये भी आपके सामने होंगी, इनसे कैसे डील कर पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विजन है मेरे लिए जी और चुनौती भी है, क्योंकि अक्सर बचपन से मेरे मन में एक पीड़ा रही है। हमारा दौसा ना वो दौसा है जिसको देव नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे देवताओं का वास है जी और पंच महादेव जिस शहर में आते हैं, एक ऐसी पवित्र भूमि है देवनगरी दौसा। जी आज और मैं कहूँ बचपन से मेरे मन में एक पीड़ा रही है कि उस दौसा को हमेशा भारत में घृणा की दृष्टि से देखा गया। वही दौसा जिस दौसा ने राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी श्री टीकाराम पालीवाल जी दिए, वही दौसा जिसने रामकरण जोशी जैसे बड़े राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी दिए, वही दौसा जिसने पंडित नवल किशोर शर्मा जैसे एक बड़े राजनेता दिए, वो दौसा जिस दौसा ने भारत को तिरंगा दिया, जिस दौसा का तिरंगा भारत पर सबसे पहली बार फहराया गया, वही दौसा है। वो दौसा आज पूरे भारत में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। आज दौसा को भारत के मानचित्र पर अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है और एक ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक त्रुटि है जी जो अब तक के राजनेताओं से हुई है, जिन्होंने इस छवि को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसके पीछे भी उनकी महत्वाकांक्षा रही, क्योंकि राजनीति में आज भी भारत के राजनेताओं ने जो राजनीतिक मूल्य और सिद्धांतों को जो अपनाया है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के वही सिद्धांत है, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति अंग्रेजों की थी, आज उसी राजनीति को अडॉप्ट करके आज के राजनेता राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक जातिवाद नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जब तक जातियों के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, जब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तब तक वो अपना एक वोट बैंक निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद को और कास्टिज्म जो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा जाता है चुनावों में, उसको वो दूर कर सकता है। आज भी जब हमारी टीम जब रिसर्च करती है और जब हमसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि 232 बूथ हैं और इन बूथ में इतने बूथों पर आपके समाज के लोग हैं, इन बूथों पर उस समाज के लोग हैं, आपको आपके समाज पे ध्यान देना है, तो मैं हमेशा मेरी टीम को कहता हूं कि नहीं, हमें उन लोगों के बीच में जाना है जिन लोगों के बीच में ये मानसिकता है कि हाँ, ये उस समाज का है और ये उस समाज का। क्योंकि जब तक एक राजनेता इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा कि हाँ, हमें दो समाजों को तोड़ने की जगह एक करना है, जब तक कास्टिज्म पर चुनाव लड़ते रहेंगे, चुनाव जीते जाएंगे और ऐसे ही जातिवादी राजनेता विधानसभा और संसदों में बैठेंगे और विकास की तो उम्मीद आप उनसे कर ही नहीं सकते हैं। राजनीति में आने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इतनी कम उम्र में आपका ये कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी अपनी पैठ बनाकर बैठे हैं और ऐसे में अगर टिकट मिलता है या फिर क्योंकि संभावनाओं का क्षेत्र है, तो अगर नहीं मिलता है तो उससे किस तरीके से प्रिपेयर हैं? क्या मनोबल टूटेगा या फिर जो आपकी जनसेवा की भावना है वो वैसी ही रहने वाली है? देखो मनीषा जी, हम जो है ना वो वृंदावन के गुरुकुलों में तैयार की हुई पीढ़ी हैं जी। मेरी शिक्षा वैसे तो दौसा से ही हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें तैयार करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उन संतों का, उन गुरुओं का, जो जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं जी। तो हमारा मनोबल कृष्ण के मनोबल जैसा है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब जरासंध ने, मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जरासंध ने श्री कृष्ण पे जब आक्रमण किया तो उन्होंने पूछा कि कृष्ण को, कालेवान राक्षस ने, कालेवान ने जरासंध से पूछा कि कैसे मैं कृष्ण को पहचानूंगा। तो उन्होंने एक ही बात कही जरासंध ने कालेवान से कि वो व्यक्ति जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में और तुम्हारी करोड़ों की सेना के आगे भी जो मुस्कुराता हुआ खड़ा रहेगा, वही व्यक्ति कृष्ण है। तो हम कृष्ण की मुस्कान लेके पैदा हुए हैं और संस्कार हमारे में वही डाले गए। तो कहीं ना कहीं मनोबल जो मेरा है वो किसी टिकट के आधार पर नहीं है। मेरा मनोबल एक बदलाव को लेके है, एक क्रांति को लेके है
और क्रांतिकारियों के मनोबल तोड़ना जब अंग्रेजों से नहीं टूटे तो ये तो खैर हमारे ही लोग हैं, इनसे तो ये क्या ही मनोबल तोड़ पाएंगे। जी। तो कहीं ना कहीं जनता को एक दिमाग में और जनता के सामने हम एक हमारी ये भावना रखना चाहते हैं कि हाँ हम कुछ बदलना चाहते हैं। और आपने जैसे कहा कि हाँ ये बड़े पैठ वाले लोग जी। कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी पैठ लगाए बैठे हैं, तो मैं कहूंगा उन बड़े पैठ लोग वालों से भी कि कहीं ना कहीं आप चाणक्य बनने का प्रयास कीजिए। चंद्रगुप्त हमेशा कम उम्र के ही निकल के आते हैं, नौजवान ही जी। निकल के आते हैं। जी। अगर चाणक्य ही राजनीति करते रहेंगे तो कभी चंद्रगुप्त इस देश को नहीं मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी लाइन है राष्ट्रवादी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। जी। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मुझे 2 और दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं भारत को अखंड भारत बना सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इस भारत की राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को या दौसा की राजनीति को कोई दीनदयाल चाहिए, कोई चंद्रगुप्त चाहिए, कोई युवा ऐसा चाहिए जो कुछ बदलाव हो, जिसके बड़ा विजन हो, जिसका एक माइंडसेट ऐसा हो कि हाँ वो कुछ कर सकता हो, जुनून हो उसके अंदर, हिम्मत हो उसके अंदर। जी। और आपने मुझे बताया जैसे इंट्रोडक्शन में कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर का मतलब यही होता है कि रिस्क लेके जो कुछ कर दिखाने की जुनून रखता है, हिम्मत रखता है, उसको जी। एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ये मेरा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी इसके पीछे है। जी। रोहित जी, देखिए हम भारतीय हैं और हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अपने अपने धर्म के प्रति हम काफ़ी संवेदनशील होते हैं। जी। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब आपका स्पिरिचुअल झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया और उस दौरान चर्चाएं ये होने लगी कि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप राजनीति में एंटर करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल जो ये दौर था वो सत्य था। जी। और जैसे लोग सुनते हैं, और वास्तविकता में मेरा झुकाव स्पिरिचुअलिज्म में है और ईश्वर की ओर ही है। जी। लेकिन और मैंने मेरे गुरु से और मेरे जो भी परिवारजन हैं सबसे, दोस्तों से कहा भी था, इस जी। बारे में विषय भी रखा था कि हाँ बस बहुत महत्वाकांक्षा अब नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे साथ में ये हुआ ना कि मुझे उम्र से पहले बहुत कुछ मिल गया। जी। मुझे जिस उम्र में लोग नौकरियां ढूंढते हैं, जिस उम्र में लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मैंने नाम, दौलत, शोहरत जो कमानी थी सब कमाया। परिवार को जो देना था वो सारी जिम्मेदारियां भी लगभग पूरी की। तो कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा नहीं रही बहुत ज़्यादा। तो और कहीं ना कहीं एक लगाव जैसे वृंदावन और गुरुजनों से ऐसा हुआ कि उस और झुकाव बहुत हद तक बढ़ गया था। जी। लेकिन एक मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही एक दिन, और कहीं ना कहीं वो बात बहुत बड़ी सत्य बात है। उन्होंने कहा कि महाभारत इसलिए नहीं हुई थी कि दुर्योधन ने या कौरवों ने पाप बहुत ज्यादा कर दिया था और वहां पर कहते हैं कि अधर्म बहुत बढ़ गया था। जी। महाभारत इसलिए हुई कि कहीं ना कहीं भीष्म पितामह जैसे सत्पुरुषों ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। महाभारत इसलिए हुई कहीं ना कहीं महाराज पांडु जैसे लोगों ने वैराग ले लिया था। जी। तो जब सत्पुरुष जिनकी अच्छी भावना है, मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा कि हाँ मैं सत्पुरुष हूं, लेकिन जिनकी भी अच्छी भावना है, ऐसे लोग अगर राजनीति में आने की जगह अगर संन्यास में चले जाएंगे और वैरागी बन जाएंगे तो भारत, अखंड भारत बनाने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो एकदम से जो यू टर्न हुआ वृंदावन से दौसा की ओर, और कहते हैं जब जयपुर से निकलते हैं तो दौसा वृंदावन के लिए, जब जयपुर से निकलते हैं तो दौसा बीच में पड़ता है। जी। तो हमारी गाड़ी वापस वृंदावन से घूमी तो सही, दौसा तक पहुंची है और प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत है कि हाँ कुछ बदलाव करके दिखाएंगे। जी। दौसा में बीजेपी का उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन हुए नहीं है। इस बार हो सकता है बीजेपी युवा चेहरे को मौका दे दे और हो सकता है वो चेहरा आप ही बन जाएं। तो ऐसे में जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, क्योंकि वादे काफ़ी किए जाते हैं लेकिन जब धरातल पर उतारने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हम क्योंकि सीधा जनता से ही सरोकार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रा बताइए कि क्या कुछ सौगातें उनके लिए होंगी और किस तरीके से आप एक युवा चेहरे हैं, तालमेल बैठाकर आगे बढ़ेंगे। देखो मुझे ना मेरे कुछ राजनीतिक यूथ आइडल्स रहे हैं जी। उसी में से एक चिराग पासवान एक बहुत बड़ा चेहरा है। बिल्कुल। तो मुझे चिराग की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, और जो मेरा पहला पोस्टर मैंने लॉन्च किया उस पर मैंने वो लाइन जरूर लिखी थी कि मैं वादे नहीं, मैं इरादे लेकर आया हूँ। जी। मैं दौसा का बेटा हूँ, मैं बदलाव करना चाहता हूँ। जी। तो अगर आपके पास में इरादे अच्छे हैं ना तो आपके वादे सच्चे होंगे। अगर आपके इरादे ही अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए हैं तो निश्चित ही आपके वादे कभी धरातल पर नहीं उतर पाएंगे, साकार नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज,
आमतौर पर राजनेता अपने वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे आंख बंद करके चल रहा है। मतलब उनके पास में एक ऐसी अंधी जी। भीड़ खड़ी हो जाती है, एक समर्थक कह सकते हैं हम उनको, जो उनको लगता है कि हाँ, मैं चाहे इसे भ्रष्टाचार करूं, मैं चाहे इसे जातिवाद करूं, तुष्टिकरण करूं, कुछ भी करूं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। आमतौर पर हमेशा सवाल मुझसे किया जाता है कि हाँ, और भी बहुत लोग वादे करते हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं आपके वादे कैसे टिक पाएंगे। तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि जब भी कोई नेता आपके बीच में वादे लेकर आए और अगर वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, तो आपको उस नेता को लात मारकर आपकी विधानसभा और लोकसभा से बाहर निकालना चाहिए। उस समय आप उस नेता को आपकी जाति, आपका समाज, आपकी पार्टी के नाम पर पुनः चुनकर उस नकारा, और मैं कह सकता हूं कि जो वादों से मुकर जाने वाले जो नेता हैं, उनको दोबारा मौका देते हैं और ये विश्वास उनको बना देते हैं कि हाँ, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप दोबारा आ सकते हो। तो इस विचारधारा का अगर खंडन अगर जनता कर दे, तो वादे और इरादे दोनों सच्चे होंगे। और दोसा से मैं ये कहूंगा कि मैं एक जातिवाद मुक्त दोसा चाहता हूं जी। और एक भाईचारा युक्त दोसा चाहता हूं। मैं एक विकास युक्त दोसा चाहता हूं और मैं एक जो अति संवेदनशील क्षेत्र मुक्त होना चाहता हूं। तो मेरा एक विजन है, वो बहुत क्लियर है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का व्यक्ति हूं। मैंने मेरे स्टार्टअप को, मेरी सोच को, मेरे विजन को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया है, वहां जी। तक लेके गया हूं। तो कहीं ना कहीं एक देश विदेश की जो मानसिकता है कि हाँ, हमारे अलावा बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में, देशों में क्या हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, तो वो विजन मेरे दिमाग में है, सेट है। जी। और मैं चाहता हूं कि मेरा शहर भी वैसा हो। बस इससे ज्यादा मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जी। चाय वाला के आप फाउंडर हैं, काफ़ी नाम आपका है और देश में हम देखा है चाय वालों ने काफ़ी तरक्की की है। सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो आपकी मंजिल क्या, विधानसभा या फिर उससे भी आगे तक पहुंचना चाहते हैं जनसेवा की भावना लेकर? मेरी मंजिल है कि युवाओं को एक हिम्मत देना जी। कि तुम चाहो तो भाग्य बदल सकते हो। देखो, मेरे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़े आइडल रहे हैं। शायद यही वजह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज हूं, या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता हूं कि वो मुझे मौका दे। जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा एक बात कहते थे कि हम एक ऐसे भारत में रहेंगे जहां पर एकता होगी, अखंडता होगी, जिस उन्नति होगी, और जहां पर एक राष्ट्र होगा, एक झंडा होगा, एक विधान होगा, और जिस देश का भाग्य उस देश के बच्चों के हाथ में होगा। जी। तो मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों को, श्यामा प्रसाद जी ने तो अपनी बात कह के और विराम दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों को कभी राजनेताओं ने और पार्टी ने मौका नहीं दिया अपने आप को कर दिखाने का, या कहते हैं कि मौका दिया भी तो एक बहुत अधिक तक नहीं दिया। तो मेरा जो लक्ष्य है राजनीति में जाने का, वो कोई बहुत अधिक लक्ष्य नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई सांसद बनना चाहता हूं, नहीं। जी। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहता हूं कि उस उदाहरण को देखकर आने वाले राजनेता और आने वाली पीढ़ी कम से कम ये नहीं दिखा रहे कि आपने क्या किया था, और इतनी आसान जो राजनीति थी वो जो आज बन गई है, जो ठर रहा है, उसको तोड़ना चाहता हूं। इससे अधिक मेरा कोई बहुत अधिक लक्ष्य नहीं है। जी, तो चलिए रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि जन सेवा की भावना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप तरक्की करें और साथ ही जनता आप पर भरोसा जताए और फिर आप जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी ही हमारी कामना है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।